लाइव। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, मैं हूँ शायान उबैद अलेक्जेंडर और मेरे साथ जो है आज मीरब तो मेरे साथ होती ही है, आपको पता है वो मेरे साथ शो करती रहती हैं जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं। लेकिन मेरी को-होस्ट के साथ आज एक बहुत ही मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे साथ गेस्ट आए हैं। ही इज़ अ स्टोरी टेलर एंड ही इज़ ऑल्सो अ राइटर। इन्होंने चिल्ड्रन ऑफ द नॉर्थ लिखी है, जो कि मैंने अभी पीडीएफ से 2 दिन पहले डाउनलोड की थी और वो मैंने पढ़ी नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही नालायक आदमी हूँ। लेकिन मैं पढ़ूँगा एंड आई विल टेक हिज पर्सपेक्टिव ऑन दैट एज़ वेल। एंड ही हैज़ प्रोड्यूस्ड थिएटर्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। जो थिएटर्स हैं वहाँ पर इन्होंने एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो भी मैं इनसे कंफर्म अभी करूँगा। एंड जो है इन्होंने कमर्शियल्स डायरेक्ट किए हुए हैं, साथ में इन्होंने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट की हुई हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो टीचिंग इन एन इंस्टीट्यूशन राइट नाउ। मीडिया स्टडीज़ ये पढ़ाते हैं, तो एक निजी निजी इदारे में ये पढ़ाते भी हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त निडाल साहब, निडाल बिन ताहिर। एंड वेलकम ऑन द शो सर। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आप आए हैं एंड यू हैव गिवन अस टाइम। और हम आपसे माजरत चाहते हैं कि कल जो है हमने जो है आपको टाइम दिया हुआ था, लेकिन फिर हम कुछ निजी मसरूफियात की वजह से आपसे नहीं कर पाए। सो Yeah, we're हाउ आर actually यू? very एंड sorry about that. या नहीं यार, thank you so much guys, Shayan and Meerab for having me, and let's get into it. डेफिनेटली। आप पहले ये बताएं कि यू हैव सीन जॉयलैंड नाउ। ओके, वी ऑल द थ्री ऑफ अस हैव सीन जॉयलैंड। और बहुत से हमारे दोस्त होंगे पंजाब से जो हमें देख रहे होंगे, पंजाब, पाकिस्तान से, इंडिया से भी देखते हैं, जिन्होंने जॉयलैंड अभी तक नहीं देखी। दे डोंट नो कि उसमें क्या रिजाइड करता है, उसमें क्या है, नैरेटिव क्या है। सो आई वुड लाइक टू गेट योर एक तो फर्स्ट इम्प्रेशन अपना थोड़ा सा बता दें फिल्म के बारे में, और जब आप उसकी गहराई में गए तो फिर क्या आपको मिला उसमें? So Shayan, अगर first impression की अगर बात करें तो मेरे लिए तो it was an emotional roller coaster ride, एक family drama मेरे लिए वो ज़्यादा था। और just talking about the story and the first impression, और जब उसके अंदर थोड़ा सा डीपर अगर हम जाएं तो हमें मतलब मुझे देख के ये फर्स्ट व्यूइंग में वो ये समझ आई कि इट इज़ बेसिकली अ लॉट अबाउट द फैमिली स्ट्रक्चर। एंड उस पे पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आप देखें फिल्में बनना शुरू हो गई हैं जो कि फैमिली डायनामिक्स को सब कॉन्टिनेंट की एक्सप्लोर करती हैं। उसके अंदर जो स्टार्ट है फिल्म का, उसके अंदर एक ख्वाजा सरा कैरेक्टर है, और हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक स्टे एट होम हस्बैंड है, और उसकी बीवी जो है वो एक पार्लर में काम करती है। बेसिकली फिल्म का प्रेमाइस शुरू में ये है। और वो जो स्टे एट होम हस्बैंड है उसे एक नौकरी ऑफर होती है एक थिएटर में, और वो वहाँ पे एज अ बैकग्राउंड डांसर के तौर पे हायर होता है। और वहाँ पे फिर उसका जो है वो वास्ता वो मेन कैरेक्टर जो उसमें बीबा के नाम से एक ख्वाजा सरा कैरेक्टर है उससे होता है। और कहानी हमारी वहाँ से बेसिकली स्टार्ट होती है। और कहानी बेसिकली 2 लेयर्स में चल रही है। एक लेयर जो है वो बीबा और हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसकी कहानी चल रही है, और फिर जो दूसरी लेयर है वो जो लड़का है, गालिबन उसका नाम आप अगर मुझे याद कराएं, मुझे नाम मेरे जहन से स्किप कर गया है, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके हैदर। घर पे हैदर हैदर जो है उसके घर का माहौल क्या है। उसकी भाई है, बाबी है, उसके एक वालिद साहब हैं जो कि बड़े सख्त किस्म के इंसान हैं, और उनकी पूरी ज़िंदगी की ख्वाहिश यही है कि हमारे घर में एक लड़का हो, जो कि एक सब कॉन्टिनेंट की एक बड़ी कॉमन थीम है हम घरों में अगर आप देखें तो। बेसिकली एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी की, जो कि एक्चुअली शायद मीडिया और सिनेमा का एक बहुत बड़ा मकसद भी होता है। मीरब, आपका इस पे कोई पर्सपेक्टिव और फिल्म के ऊपर पर्सपेक्टिव और निडाल से कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछे।
whatever you want to ask. Yeah, so the movie was, as Nidal Bhai mentioned, it was more like, an emotional roller coaster, because some movie में बहुत सारे ऐसे scenes आते हैं, shots आते हैं, ऐसे sequences आते हैं जिसमें आप सोच रहे कुछ होते हैं, हो कुछ और जाता है. So it was like, a roller coaster, and you didn't know what to expect, what to think, what to feel about what was happening. So it was like, जो मूवी का एक इनिशियल एक इमेज हम लोग को टीजर से मिली थी, या जो पब्लिक में डिस्कशंस हो रही थी, जो इस पे बात हो रही थी, I would say it was not entirely based on that thing कि भाई एक एक लड़के का एक ट्रांसजेंडर के साथ एक रिलेशनशिप. It wasn't entirely that. It was mainly, as Nidal bhai mentioned again, mainly focusing the realities of relationships, like family relationships. ठीक है, more realistic image एक हम लोगों को देखने को मिली वहाँ पे. So I would say कि movie wasn't entirely about what we initially thought it was about, but it was a much larger picture of what our society basically realistic. अगर कोई चीज या कोई कंटेंट हमारी स्क्रीन पे आजकल दिखाया जाए ना, तो वो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है वैसे ही. तो it was more like a realistic content, I would say. तो बैन पे हम बाद में आएंगे. आप पहले अपना टेक दे दें इस पे कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थॉट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मूवी व्हेन यू सॉ इट. क्या तासुरात थे आपके? हाँ, अगर आप मेरे से पूछें, फॉर मी द मूवी इज अ मास्टरपीस. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान में इस तरह की मूवीज बहुत कम बनती हैं जिसमें आप ये कहें कि आप फैमिली स्ट्रक्चर्स की सही अक्कासी कर रहे हैं और एक आप जो क्रूल रियलिटी है वो दिखा रहे हैं. शर्मीन उबैद चनोय ने बहुत दफ़ा कोशिश की है कि क्रूल रियलिटी दिखाई जाए, बट उसकी वजह से उनको बहुत सारी गालियाँ मिली हैं. तो ये है कि हमारे यहाँ पे जो है ना, मेरे ख्याल से टॉलरेंस लेवल थोड़ा कम होता है जब भी आप क्रूल रियलिटी की बात करते हैं या फैमिली स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप बात करते हैं. एंड आई थिंक अगर आप सानिया सईद का कैरेक्टर खास तौर पे देखें, व्हेन शी एंटर्ड इनटू द मूवी, फॉर मी दैट वाज द गेम चेंजर. कि आप एक ऐसी उधेड़ उम्र के जो औरत है कैरेक्टर को दिखा रही हैं जो कि बोल्ड डिसीजंस लेती है अपनी जिंदगी में, एंड यू नो शी हैज दैट, शी एक्वायर्स दैट एजेंसी, आई वुड से. कि वरना मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में जो खवातीन हैं उनको इतनी एजेंसी नहीं होती. सो आई थिंक दैट वाज समथिंग जो कि मुझे, जिसने बड़ा इंट्रीग किया उनके कैरेक्टर ने. अगर उनके कैरेक्टर्स की बहुत सी लेयर्स थी, हालांकि छोटा सा कैरेक्टर है, बट मेरे दिल को वो काफ़ी ज़्यादा लगा. सेकेंडली हैदर एक मेरी तरह का इंसान है. अगर मैं देखूं तो वो मेरी तरह का एक क्या कहते हैं, एक अल्फा मेल होता है और एक बीटा मेल होता है. तो ही वाज दैट बीटा मेल काइंड ऑफ थिंग. तो मैं उससे रिलेट कर सकता था जब वो सीन के अंदर एंटर हुआ है. ही वाज दैट कॉमन मैन जिससे हर कॉमन मैन रिलेट कर सकता है. एंड उसकी कहानी इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अलग है. बहुत उसमें क्या कहना चाहिए, एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता भी टच करेंगे. बट आई थिंक to go to even write this script in a country like Pakistan and to show bravery as a filmmaker, साइम सादिक ने बहुत मैं कहता हूँ कि एक रेवोल्यूशनरी जो है ना, एक स्क्रिप्ट जो है वो हमें सुनाने की कोशिश की है, कहानी बताने की कोशिश की है, और जिससे हम बहुत सोशल मैसेजेस ले सकते हैं और सोशल मैसेजेस से सीख सकते हैं. तो मैंने तो इस मूवी से सीखा ही है. मैं जब भी कोई मूवी सिनेमा में देखने जाता हूँ तो मैं तो इसी मोटिव के साथ जाता हूँ कि यार आज मैं कुछ सीखूंगा. तो निडाल भाई, व्हाट डू यू थिंक कि हमें थोड़ा सा ना आप डायरेक्शन से रिलेटेड थोड़ा बता दें, बिकॉज हमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स का इतना ज़्यादा पता नहीं है जितना आपको आइडिया है. तो डायरेक्शन से रिलेटेड, स्क्रीन प्ले राइटिंग से रिलेटेड, आपने अभी कहा कि नॉन लीनियर स्क्रिप्ट है, इसकी नॉन लीनियर कहानी चल रही है एंड इट इज नॉट अ लीनियर स्क्रिप्ट. एक ड्रामा हमने देखा था जिसका नाम था दिल ना उम्मीद, तो नहीं पता नहीं आपको उसका पता है कि नहीं. दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और वो भी एक नॉन लीनियर स्क्रिप्ट थी जिसमें पैरेलल टाइम चल रहा था. एक 90s का टाइम दिखाते थे तो अगले सीन में 2000s का जो 20s का जो टाइम था वो दिखा रहे होते थे, और वो यमुना जैदी का
ड्रामा है। तो व्हाट डू यू से अबाउट द डायरेक्शनल स्टफ? सबसे बड़ी आई थिंक इस फिल्म की जो अचीवमेंट है वो जिस तरह आपने बात की कि कहानी सुनाना हर एक की बस की बात नहीं है, जिसकी वजह से यस, हम फिल्मों में बोर हो जाते हैं या हम लोग कहते हैं कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा प्रीची हो गई है। साइम सादिक की या सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जिन थीम्स पे वो बात कर रहा है, या जो फैमिली के थीम्स हैं, जो इमोशंस आपकी एक फैमिली डायनामिक में चलते हैं, एक सोसाइटी में चलते हैं, या वो विदाउट बीइंग प्रीची, जस्ट थ्रू ब्रिलियंट डायरेक्शन एंड क्योंकि हम इस बात पे एस्टैब्लिश हमें करना चाहिए कि एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो वो एक्टिंग कैसे अच्छी थी, एक्टर्स को क्रेडिट जाता है, लेकिन उनको जो डायरेक्ट करने में जो डायरेक्टर का कमाल है कि जो इमोशनल एक्टिंग जो दिखाई गई है विदाउट इवन इतनी दफा वो डायलॉग्स के थ्रू भी नहीं है, बहुत ज्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें, यस, जस्ट बाय बॉडी लैंग्वेज, जस्ट बाय शेयर एक्सप्रेशंस, जिस तरह से फीलिंग्स को दिखाया गया है। सबसे पहले तो मैं साइम को उस बात पे दाद देना चाहूंगा। जहां पर तक बात है एज अ रोल डायरेक्टर का, तो उसमें स्क्रिप्ट तो सबसे पहले जैसा मीरब ने कहा कि जिस तरह से जो एक वावेला मचा हुआ है इंटरनेट पे, जो डिवाइड आया हुआ है, कि वो थीम एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर दैट थीम, लेकिन वो थीम एक्चुअली इज जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स जो इस फिल्म में डायरेक्टर टच करता है और डायरेक्टर और राइटर टच करता है। इट इज जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स जो ख्वाजा यस, एस्पेक्ट है, उसके अंदर काफी Hmm. कुछ और हो रहा है, और उस सारी चीज को Yes. इंटरट्वाइन करना एक बैलेंस के साथ विदाउट बीइंग प्रीची। हमें पाकिस्तानी स्टोरीज में हम सबको लेक्चर देने की बड़ी आदत है, तो वो लेक्चर इस फिल्म में नहीं है। ही हैज जस्ट टोल्ड अ स्टोरी, और वो स्टोरी से आप जो कुछ खुद लेना चाहते हैं जस्ट बाय ब्रिलियंट एक्टिंग, एंड ऑल्सो क्रेडिट टू द एडिटर जिसके साथ साइम ने बैठ के ये एडिट की है, कि वो कभी भी कोई सीन ड्रैग नहीं होता, बिल्कुल, राइट टाइम पे सीन ट्रांजिशन में जा रहा है, कट हो रहा है, और गानों का इस्तेमाल इसमें जो इसकी साउंड है, जिस तरह से वो मिक्स भी हुई है, एक बड़े पिनिकल मोमेंट पे जो हमारा सपोर्टिंग कैरेक्टर है, जो बीबा का कैरेक्टर है, वो जब थिएटर के अंदर फाइनली उसे अपना आर्ट दिखाने का मौका मिलता है, उसकी जो मेन परफॉर्मेंस है, तो उस वक्त भी गाना इस्तेमाल हुआ है। तो जो गानों की सिलेक्शन जिन जिन वक्तों पे आ रही है वो बड़ी नुआंस्ड किस्म की है, वो कभी भी आपको हैवी फील नहीं होती, वो कभी आपको फोर्स्ड फील नहीं होती। तो क्रेडिट टू द डायरेक्टर कि उसने 2 घंटा 5 मिनट में इतनी डेप्थ वाली कहानी सुना ली विदाउट ड्रैगिंग एनी सीन, एंड बहुत आसानी से डायरेक्टर ड्रैग कर सकता है, इसीलिए आप पाकिस्तानी फिल्में जनरली जो देखते हैं वो बड़ी लंबी हो जाती हैं, और वो शायद वही चीज़ डायरेक्टर थोड़े टाइम में दिखा सकता था। तो ये फिल्म की एक बड़ी अचीवमेंट ये है कि उस टाइम में ये कहानी इस लेंथ की आ, खोलना और फिर ख़त्म करना, और साइम ने बहुत ज़्यादा चीज़ें टू दी ऑडियंस छोड़ दी हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप्स, जो कहानी के अंदर जो बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़े गैप्स हैं, लेकिन वो उसने ऑडियंस को वो ड्यू राइट दिया है कि आप वो गैप्स खुद फिल करें, लाइक अ ग्रेट आर्ट पीस। आपको सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया, आपको नहीं एक्सप्लेन किया गया। अब अगेन मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हमारी ऑडियंस के लिए जो देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर साइम ने अपनी ऑडियंस को एक सॉर्ट ऑफ, आप ऑडियंस को क्रेडिट देते हैं ना कि आप इंटेलिजेंट हैं और आप अपना दिमाग चलाएं और आप खुद जज करें कि कैरेक्टर ने ये क्यों किया और ये कैसे हुआ, और कुछ कैरेक्टर्स का उसने एंड खुला भी छोड़ दिया, बिल्कुल, which I बिल्कुल। think is credit to the director, and I think just credit to the storytelling at the end. हाँ, बिल्कुल। देखें, कैरेक्टर आर्क तो वो तो उसमें थे, मतलब हमने पूरी जर्नी देखी है हर एक कैरेक्टर आर्क की, एंड वी हैव सीन के ओपन एंडिंग्स हैं मूवी की, कलेक्टिव ओपन एंडिंग भी है, और जो कैरेक्टर्स हैं उनकी इंडिविजुअल जो है ना उसकी भी ओपन एंडिंग्स हैं।
बट यहाँ पर ये था कि मैं आपने वो बात की वो कैमरा एंगल्स की, मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करना चाहूंगा। मैं और मीरब जब मूवी देख रहे थे तो एक सीन आता है जब उसमें कहा जाता है, जो वाइफ होती है हैदर की, कि तुम नौकरी नहीं कर सकती। एंड वो जब डायलॉग वो बोला जा रहा होता है तो वो पीछे से कैमरा शॉट हो रहा होता है, सारे जो कैरेक्टर्स है वो ब्लर होते हैं, और वो जो उसका बैक ऑफ द हेड है, वो जो लड़की है, वो ज्यादा नुमाया होता है और विविड होता है। एंड वो शोकेस कर रहा था उस चीज को कि शी इज एक्चुअली ट्रैप्ड in a house and she does not Yeah. have any kind of agency। तो वो कैमरा एंगल के थ्रू ही बताया गया है, उसमें नुआंसेस भी नहीं है, उसमें एक्टर भी नहीं है, उसमें एक्सप्रेशन भी नहीं है, उसमें सारा डायरेक्टर का कमाल है कि वो स्टोरी टेलिंग कर कैसे रहा है। तो वो मेरे लिए इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो मेरे लिए एक, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंस भी होता है और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी होता है थोड़ा सा, कि मैं मतलब उस सीन के अंदर गुम हो जाता हूँ फिर। तो आप लोगों का मुझे नहीं पता एज अ व्यूअर आप लोगों के साथ क्या होता है, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग थी वो कमाल थी। और स्पेशली जब उसका वो अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है तो वो जो ऊपर से एक कैमरा एंगल आता है, और वो उसी कैरेक्टर, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा यार, वो कैरेक्टर जो था, क्या कमाल इसका कैरेक्टर था वैसे वो जो बीवी है हैदर की, जो बीवी होती है, मुमताज। हाँ मुमताज, Mumtaz. यस। हाँ तो ये Yeah, है। I Can I add was something? मैं मुझे खुद याद आया. बहुत हैरान थी कि you know the in depth shots, मतलब not just that shot, बहुत सारे ऐसे shots थे कि जो कोई डायलॉग नहीं था, कुछ नहीं था, but the shots themselves were, you know, they were self-explanatory. So या Yeah. this was just, you know, मैं तो जब हम इंटरमिशन में बाहर निकले, I was like, यार मूवी को कुछ कोई अवार्ड अभी दे दो, अभी कुछ कर दो। It wasn't like, you know, I wouldn't say अवार्ड मिल कि चुके हैं it इसको। was a perfect movie. I would not say that because I have my own हाँ, you know points, जिस जो मुझे लगा कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, या ये ऐसे ठीक नहीं है, ऑब्जेक्शनेबल है, but ऑब्जेक्शनेबल that है, is या my own point of view. But the thing is, overall अगर generally देखा जाए तो मैं डायरेक्शन तो मैं कहती हूँ कि हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर। अच्छा, मैं And इसी also, चीज को थोड़ा सा, हाँ हाँ प्लीज कैरी ऑन सर, मैं कैरी ऑन। ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी आपने शॉट्स की बात की, तो साइम ने हाँ कुछ ऐसी शॉट्स जिस तरह कहा ना कि वो सिर्फ शॉट से ही आपको पता चल जाती है कि विजुअल स्टोरी टेलिंग विदाउट डायलॉग। यस, तो सेल्फ इवन एक्सप्लेन, देयर वर पॉइंट्स लाइक एक दो शॉट्स थी ऐसी जिसमें और मेटाफोरिकल चीजें भी उसने इस्तेमाल की हैं, जो मेरा ख्याल हाँ है हाँ कि जो 70वीं Yes. बर्थडे जो आपका जो एक पेट्रार्कल बिल्कुल, फिगर है उस घर में, उस फादर का, दैट इज अ मेटाफर फॉर पाकिस्तान। वो बेसिकली 70 साल, मुझे लगा कि वो बेसिकली वो पाकिस्तान की साथ लिंक्ड हैं उसकी बर्थडे के साथ। हाँ हाँ और अगेन ब्रिलियंट पाकिस्तान, to indicate that, and also जो मुमताज और हैदर की जो आपस में जो एक डायनामिक है, एक रिलेशनशिप है, बिल्कुल, उनका एक फिजिकल रिलेशनशिप इतना नहीं है और उस पे बहुत या ज्यादा सटल हिंट्स हैं। और वो या शॉट्स के थ्रू उसने टॉप शॉट ली है जिसमें उनके दरमियान में एक उनकी भांजी सोती होती है, और सिर्फ उस तरह की शॉट से सिर्फ आपको पता चल रही हैं, ये बातें उसने कहीं की नहीं है स्क्रिप्ट में। नहीं तो नहीं, अगेन जस्ट दैट पावरफुल विजुअल्स एंड यस, सिनेमाटोग्राफर, आई थिंक कोई क्या कहते हैं, जो भी आई थिंक इंटरनेशनल सिनेमाटोग्राफर हैं, सो प्रॉप्स टू हिम। हाँ बट मुझे नाम जो भूल आय है गया, साइम की, डायरेक्टर की, हाँ उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। और इस तरह की शायद आय जो है वो हमें एक यूनिक, जो सिनेमा का एक मकसद होता है, एक यूनिक एंगल, एक यूनिक आई इनटू द स्टोरी, इनर आई से तो वो देखना मूवी साइम को, इनर आई ने से जिस देखना। यस इनर आई से देखना, तो हम्म, आई थिंक यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट ओवर देयर डेफिनेटली। हम्म। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं समझता हूँ कि कमली एक ऐसी मूवी थी जो कि काफी इसी तर्ज पे थी, एंड सरमद खुसट की है वो भी, और उसमें भी बहुत से ओपन एंडिंग्स थे। एंड दैट मूवी वाज आल्सो अबाउट क्या कहना चाहिए, वुमेन्स लिबर्टी एंड वुमेन्स क्या कहना चाहिए, एजेंसी, वो उसके बारे में सब्जेक्ट था, और या वो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। काफी लोग उसको समझ नहीं पाए और आज तक नहीं समझ पाए, लेकिन या दैट वाज अबाउट a woman's desires. So या
ये एक दोनों ऐसी आर्टिस्टिक मूवी है जो कि मेरे ख्याल से ज्यूल इन द क्राउन है ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए। तो वैसे ये खास तौर पे कमली की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, मैं आता हूँ अब थोड़ा सा सेंसर बोर्ड पे। एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस क्योंकि ये मेरे दिल के बड़ा करीब है। एंड आई थिंक हमारा जो सेंसर बोर्ड है वो बहुत ही ज्यादा इनडिसाइसिव है इन टेकिंग डिसीजंस। एंड कभी कभी वो इस तरह के डिसीजंस ले लेता है कि हम कहते हैं यार ये क्या है। आप अगर जावेद इकबाल की बात करें तो उसको बैन कर देना और उस पर कोई रीजनिंग ना देना, कोई प्रेस रिलीज नहीं आती, किसी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं आता कि क्यों, रीजन कोई नहीं दिया जाता कि क्यों बैन किया गया। उसमें यह दिखाया गया है कि 100 बच्चों को, जो कि रियल एक बंदा था जावेद इकबाल, और उसकी कटिंग्स आज भी न्यूज़पेपर के अंदर पड़ी हुई है, 98 99 का आप अखबार उठा के देखें वहां पर आपको मिलेंगी। सो ही वॉज अ रियल कैरेक्टर, दैट वॉज अ बायोपिक। तो उसको ना दिखाना, वो मुझे आज तक समझ नहीं आई। दूसरा, आप जॉयलैंड को सेलेक्टिवली रिलीज करते हैं, यू गिव इट अ सर्टिफिकेट। अभी ए सर्टिफिकेट तो आपने नवंबर में दिया था, ठीक है। अगस्त में आपने इसको ना ए सर्टिफिकेट दिया था, ना आपने इसके ऊपर कोई कटिंग्स लगाई थी। अगस्त में आपने कहा था बस इसको रिलीज होने दो, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड 14-15 मेंबर का बेंच होता है इस्लामाबाद का। वो जब कहता है कि पंजाब और सिंध में जो 3 बोर्ड्स हैं हमारे सेंसर बोर्ड के, लेकिन वफाक का जो सेंसर बोर्ड है वो कंट्रोल करता है बाकी सेंसर बोर्ड्स को। लेकिन इस केस में हमने देखा है कि पंजाब ने खुद से एक इनिशिएटिव लिया और इसको बैन कर दिया है। उसकी पीछे रीजनिंग क्या है वो हम थोड़ा सा इसको खुद मतलब जानने की थोड़ा कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन निडाल भाई, आपका इस बारे में क्या पर्सपेक्टिव है? इज द सेंसर बोर्ड हैम्परिंग पाकिस्तानी सिनेमा इन योर ओपिनियन? यार शयान, इस सवाल से पहले तो हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा कि हमें तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि हमारा सेंसर बोर्ड जो है वो क्या है। हमें नाम हाँ से तो समझ आता है कि सेंसर बोर्ड है। ये हाँ किन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे फंक्शन करता है। सबसे पहले तो हमें इसकी क्लैरिटी पता करनी होगी। करनी क्यों? होगी। क्योंकि इस साल तो 3 से 4 फिल्में क्या कहते हैं, एक जावेद इकबाल, उससे पहले जो जी। पिछले साल की ऑस्कर एंट्री थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्या नाम था उसका, वो भी रुक गई थी। डार्लिंग्स। अ, डार्लिंग्स। नहीं, डार्लिंग नहीं। जो बेसिकली सरमद खुसट की ही पिछली फिल्म थी कमली से पहले, वो भी रुक गई थी। जिंदगी तमाशा। जिंदगी तमाशा। जिंदगी तमाशा, ठीक है। या और फिर अब जो वो भी है बड़ी फिल्म। वो भी रुक गई थी। तो अगेन इनकी बड़ी 3 डिफरेंट थीम्स हैं। तो हमें या तो पहले ये समझना होगा कि सेंसर बोर्ड की सोच क्या है, और ये सेंसर बोर्ड में सोच लोग बैठे हुए कौन है। ये जो 14-15 लोग का बेंच है, इनका कोई मोडस ऑपरेंडी पता तो चले कि किस मोड पे फंक्शन या करते हैं। कि बिल्कुल अगर बिल्कुल। ये इन फिल्म मेकर्स को पता हो तो ये पहले ख्याल ना रख लें वो क्यों इन अजाब में जा रहे हैं साल की प्रोडक्शन लाइन में, 1.5 साल की, और वो फिल्म पूरी बना रहे हैं। वो पहले ख्याल ना रख रहे। दुर्ज भी रिलीज होके रुक गई। तो अगर आपको हम्म पहले पता हो तो आप पहले क्यों नहीं ख्याल रखोगे? इनको पता ही नहीं है, हमारे मुल्क को पता ही नहीं है कि सेंसर बोर्ड की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या गाइडलाइंस हैं, ठीक है। और इसीलिए इस साल के अंदर 4 केसेस आ गए हैं हमारे पास। और अगेन वी नीड टू डिमांड एज आर्टिस्ट, एज स्टोरी टेलर्स, कि स्टोरी ये टेलर्स। सेंसर बोर्ड, एंड वी नीड टू ब्रेक डाउन द फैक्ट एंड प्रोबेबली कांटेक्ट देम, और दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि वो कहीं अपनी वेबसाइट पे, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये लगा दें कि जी ये इस मुल्क में नहीं चलेगा, इस पे हमें मसला है। फिल्म बना के उस पे बाद में आना। एंड आई कम टू जॉयलैंड एज वेल। या कि जॉयलैंड के साथ तो आपने देखा कि सेंसर बोर्ड ने बैक ट्रैक किया, तो इससे ये पता चल गया कि यस, सेंसर बोर्ड भी कोई क्लियर नहीं है अपनी गाइडलाइन पे, ठीक है। बिकॉज द अगस्त प्राइम के अंदर मिनिस्टर उन्होंने, टुक इनिशिएटिव इन दिस केस, दैट इज व्हाई। वो ऊपर से और कॉल आ गई थी। वो भी हाँ, क्यों प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट किया? क्योंकि ट्विटर पर ट्रेंड कर गया था, आपकी कौम चाहती थी कि ट्रेंड ये कर क्या गया हो था। रहा है, ठीक है। या और वो बिल्कुल चीजें एग्जैक्टली। अल्टीमेटली ऊपर तक जो है वो जवाब तलब किया गया, अवाम ने डिमांड किया। हाँ और मैं क्रेडिट देता हूँ सोशल यस। मीडिया को और लोगों को
कि they raise that question online. Yeah. So आपकी अगस्त में आपने क्लियरेंस दी और फिल्म से 2-3 दिन पहले आपने वो रोक दी. मैं कहता हूँ जो प्रोड्यूसर है और जो डायरेक्टर है उसको उस रात हार्ट अटैक नहीं आ गया होगा. और पिछले साल सरमद खुर्शीद के साथ ये फिर हुआ, जिंदा क्या कहते हैं, जिंदगी तमाशा है की बारी, कि वो तो रोक दी, उसको डेथ थ्रेट्स भी आई उस बंदे को, ठीक है, और अल्टीमेटली वो केव कर गया बिकॉज उसको डेथ थ्रेट्स आई. खुद बोला उसने ऑनलाइन लगाई स्टेटमेंट कि मैं रोक रहा हूं क्योंकि पीपल माइट गेट हर्ट. तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि सेंसर बोर्ड की क्या रिट है इस मुल्क में, कि अगर सेंसर बोर्ड पहले कह रहा है हाँ, तो फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सेंसर बोर्ड पहले कह रहा है, जावेद इकबाल को रोका, सबने एक्सेप्ट किया. अगर सेंसर बोर्ड ने क्लियर कर दिया तो फिर भी आवाम को एक्सेप्ट करना है. ठीक है, ऊपर से कॉल आ गई, ठीक है, ऊपर से कॉल आ गई, पब्लिक प्रेशर आया, वो कितनी पार्टीज की तरफ से आया, कितने पाकिस्तान के परसेंटेज की तरफ से आया, या वो कोई सिलेक्टेड पावरफुल लोग थे, दैट आल्सो नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. एंड देन सिलेक्टिव रिलीज होना. और फिर पंजाब की बैक ट्रैकिंग आप देखें कि सेंसर बोर्ड की जो सारी बॉडीज हैं वो भी एक पेज पे नहीं है, उनके अंदर से भी एक सब पार्टी निकल के आ गई और उसने कहा कि जी हम अपने मुल्क में, हम अपने प्रोविंस में हम लोग ये रोक देंगे. तो एंड द सैड पार्ट, द ट्रेजिक पार्ट, ये फिल्म की प्रेमाइस लाहौर पे बेस्ड है और अभी तक लाहौरियों ने नहीं देखी. इट्स एन होमाज टू लाहौर एज वेल. जिस तरह से लाहौर दिखाया गया, पुराना लाहौर दिखाया गया, लाहौरियों के लिए तो ये एक बहुत जरूरी और उनके लिए दिल खुश करने वाली फिल्म होगी कि अच्छा उनकी रिप्रेजेंटेशन इन इट्स ट्रू एसेंस आई है. जिस तरह से लाहौर है, जिस तरह से पुराना लाहौर है, जिस तरह से की लैंडस्केप की शॉट्स ली गई हैं, तो इट इज वेरी ट्रेजिक इन अ वे कि सेंसर बोर्ड भी कंफ्यूज्ड है. और मुझे इसमें फारिस शफी, एक मॉडर्न डे पोएट, मैं उसे मानता हूँ, हालांकि दुनिया उसे रैपर कहती है, तो फारिस शफी एक बात करता है अपने गाने में, अब हम बेसिकली गुमसुम से दुम्बे हैं कि वी आर कंफ्यूज्ड एंड वी आर शीप. हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हम गुमसुम से हैं, हमें हमारे सेंसर बोर्ड को भी नहीं पता. तो अगेन दिस जस्ट बेग्स द क्वेश्चन कि क्या हमारे सेंसर बोर्ड में क्लैरिटी है, उस बेंच में क्या क्लैरिटी है, और क्या उस बॉडी के अंदर यूनिफिकेशन है. एंड दिस फिल्म हैज डिवाइडेड द नेशन. मेरा क्वेश्चन एक ये है कि हमारे मुल्क में 3 सेंसर बोर्ड क्यों है? सबसे पहली बात तो ये, एक सेंसर बोर्ड बॉडी क्यों नहीं है जो कि सब कुछ कंट्रोल करे? मैं इस क्वेश्चन पे आने वाली थी अगर आप ना आते कि 3 सेंसर बोर्ड्स क्यों हैं. ये तो आपको, मेरे ख्याल से ये तो आपको सेंसर बोर्ड वालों से सवाल करना चाहिए कि आपके, अगेन इससे यही पता चलता है शायद कि उनके अंदर भी जो है वो डिविजन्स हैं. और जिस तरह से हमारे इलेक्टोरल प्रोविंसेस में डिवीजन है कि पंजाब की अपनी पुलिस है, उसके अपने ऑटोनमस रूल है. तो अभी देखें पीटीआई ने, सॉरी टू पॉलिटिसाइज दिस डिबेट बट इट इज पॉलिटिकल नाउ इज बिकॉज पीटीआई ने पंजाब में बैन किया ये, ठीक, और कराची में और सेंटर में चल रही है ये फिल्म. तो सिंध ने डिसाइड किया कि हम लोग चलाएंगे, जिसकी वजह से कराची में न्यूप्लेक्स में लगी हुई है, एक और सिनेमा में लगी हुई है. और आयरॉनिकली हमने जहां पे फिल्म देखी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वी सॉ इट इन रावलपिंडी एंड रावलपिंडी कम्स अंडर पंजाब्स jurisdiction. So somebody explain this to me. मैं भी उतना ही confused हूं जितना आप हैं कि ये हो क्या रहा है. This is a joke. Oh man. Somewhere along the line we are not clear. We are not clear of as people, as administrators, कि आप और हम, मैं जहाँ पे पहली दफा मैं फिल्म मैंने पता किया, वो एक आर्मी की सोसाइटी है, पाकिस्तान की सबसे मशहूर सोसाइटी आर्मी वाली, जहाँ पे उधर सिनेमा था. और उधर पता चला, हमें घंटे बाद पता चला कि अच्छा जी ऊपर से कॉल आ गई और रुक गई है फिल्म. तो अब दिस आल्सो बेग्स द क्वेश्चन कि क्या उन्होंने सेंसर बोर्ड को भी ओवरराइड कर लिया है? तो हु होल्ड्स पावर एक्चुअली, मे बी दैट इज द क्वेश्चन. Censor board, does the censor board have power over films? Who has the power to distribute films and approve them? Is it now a political issue? Because I definitely think that this has now become a political issue because PM Shehbaz Sharif has gotten involved in this and people have asked the ministry for answers. और ministry के अंदर भी confusion है. मैं आपको बता रहा हूँ because I have contacts in the ministry. जब ये सारा बावेरा इंटरनेट पे मचा था, तो I asked people in the ministry कि what is happening, why is, and
people inside didn't even know. तो इसका मतलब ये है कि देखें, अगर जैसे मालिक बैन हुई थी, आपको याद होगा 2016 में, आशिर अजीम की फिल्म थी वो, एंड हम सबको पता है वो किसने बैन की थी। मेरे ख्याल से यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, वरना आपको वीगो चुप के ले जाएगी। एनीवेज, आगे चलते हैं। मेरा जो मेन चीज है ना, मेन चीज जो मुझे पता लगी है, और एक बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, शी राइट्स इन द न्यूज, एंड मीरब को भी पता है उनके बारे में। नाम ले लो मीरब, आप क्या कहती हैं, ले लें नाम या जी नहीं जी लेना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल लें बिल्कुल लें। She writes, entertainment articles in the news, and her name is आमना इसानी। तो वो ये कहती हैं कि एक जो बेंच हमारा इस्लामाबाद का जो है, उसमें रिलीजियस एंटिटीज भी होती हैं, एंड दे आल्सो वॉच इट फ्रॉम पर्सपेक्टिव जो कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी होता है एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी होता है। वहाँ से दोनों तरीके से उसको देखा जाता है, एंड वो सब इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो I would like to ask you, निडाल भाई, कि is there any kind of क्या कहते हैं इंडिकेशन इन दिस मूवी कि ये हमारे नॉर्म्स के खिलाफ जा रही हो या किसी क्रीड के खिलाफ जा रही हो? कोई इंडिकेशन आपको मिली है इस तरह की इस मूवी में? यार, हमें ये एक बड़ा अपने कॉम्प्लेक्स सवाल किया है। We need to break this question down a bit. कि इस सवाल के जवाब के लिए कि जब कहते हैं कि हमारे नॉर्म्स के खिलाफ जा रही है, तो हमें पहले तो इस बात को एस्टैब्लिश करना है कि हमारे नॉर्म्स क्या हैं। पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है, कि पाकिस्तानी किसको आप कहते हैं? डू यू मीन इट इन अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, डू यू मीन इट इन अ सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, और डू यू मीन इट इन अ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट? सो अगेन, क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप सोशल साइंसेस के पर्सपेक्टिव से हैं तो ये तीन डिफरेंट चीजें हैं। जो सोशल मीडिया पे जो एक डिबेट चल रही है, दैट इज प्योरली फ्रॉम अ रिलीजियस स्टैंड पर्सपेक्टिव, राइट? एंड बिल्कुल, रिलीजन, अफसोस की बात यह है कि रिलीजियस डिस्कोर्स को, कि आप एजेंसी की बात करते हैं तो आम आवाम से वो एजेंसी ले ली गई है, ठीक है, from a certain section of society who have basically taken it as their own, and they have sort of said कि we own this and you will listen to us and nobody else will give their perspective on it, ठीक है, कि we are the torch bearers of anything, any take that is religious, ठीक है, और हमें उन सब की टेक पता है। मैं एक्चुअली क्यूरियस इस फिल्म के बारे में इसीलिए था कि आई जस्ट वांटेड टू गो एंड सी, कि सबसे पहले मेरे अंदर क्यूरियोसिटी में ये सवाल आया कि इस फिल्म के टीजर पे ही क्या अभी तक ओपिनियंस आए हैं फिल्म के बारे में? किसने फिल्म देखी है कि इतनी डेड श्योर फीडबैक आ रहा है इस फिल्म पे, इवन बिफोर द फिल्म वाज रिलीज्ड इन पाकिस्तान? विकिपीडिया के प्लॉट्स देख के, क्रेडिट्स पढ़ के, टीजर देख के, बीइंग कमिंग फ्रॉम फिल्म एंड अंडरस्टैंडिंग स्टोरीज, आप स्टोरी से और आप एक डिस्क्रिप्टिव प्लॉट से आप फिल्म के बारे में कभी भी कुछ रिव्यू नहीं दे सकते। इससे पता चलता है कि उनकी जनरली जो एक ओपिनियन है वो कितना शॉर्ट साइटेड हो सकता है, ठीक है। और एंड इसीलिए आई वांटेड टू गो एंड आई वांटेड टू सी इट फॉर माय सेल्फ कि does that opinion hold weight? And to my surprise, because मैंने कहा कि अभी तक इंटरनेट पे यही ओपिनियन चल रहा है तो शायद यही होगा, बट जब मैं फिल्म देखने गया तो मुझे पता चला कि फिल्म का तो वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, और वो शायद डोमिनेंट एस्पेक्ट भी नहीं है, और सिर्फ उसी चीज पे बात हो रही है। फिल्म तो एक्चुअली फिल्म में इतनी और चीजें हैं, और अंडरलाइन जो मेन थीम है फिल्म की वो कुछ और ही है मेरे मुताबिक। तो जस्ट बाय इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया एक बड़ी डिसेप्टिव चीज है, और एक्चुअली हमें उसने वो फारिस शफी की फिर बात के सारे दुम्बों की तरह उस बात के पीछे लग गए हैं, और उन्होंने ओपिनियंस देना शुरू कर दिए, और एक इंटरनेट डिवाइड में आ गया। मैंने इसीलिए जिसने भी जॉयलैंड पे बगैर देखे ओपिनियन दिए, मैंने कहा यार प्लीज जाके देखें तो सही। उसके बाद आपका हमने भी इसीलिए रिव्यू नहीं बात की उस पे, हमने भी बात इसीलिए नहीं की उस पे
क्योंकि हम देखना चाहते थे पहले, वी वांटेड टू इन्वेस्टिगेट कि उसमें है क्या, यस फिर हम बात करना हालांकि चाहते थे। जिस दिन हम मूवी देखने आए उस दिन बेसिकली हमने पॉडकास्ट करना था और हमने इस चीज पे बात करनी थी, बट देन हम लोग को पता चला दैट मूवी हैज बीन रिलीज, तो यहाँ पे चल रही है, एंड देन वी वर लाइक कि यार वी शुड और कभी भी डू बैन दिस हो सकती बिफोर. है। हाँ. या तो अगेन सो एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हम सब ने मीडिया पढ़ा हुआ भी है, तो हम लोग जी जी इसीलिए हमने जाके देखने की कोशिश की कि क्या ये जी मैसेज वही पोर्ट्रे हो रहा है, और उस फिल्म में इतनी और चीजें हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ आया कि ओके आप फोकस नहीं करना चाहते, इसीलिए आपको वो चीजें अट्रैक्ट नहीं कर रही या वो आपको चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही। और मेरा तो ये भी शायद आई विल गो आउट ऑन अ लिम एंड कन्फेस कि मे बी शायद इतने ज्यादा लोगों ने ये फिल्म देखी ही नहीं है और उस पे एक प्री कंसीव्ड नोशन बना नोशन लिया बना गया लिया। है। या और Exactly. और देन इट जस्ट बेग्स द क्वेश्चन कि क्या ये चीज ऑर्केस्ट्रेटेड है, क्या ये चीज फोर्स्ड है, कि इस चीज पे सिर्फ यही टेक देनी है। और बहुत बड़े बड़े चैनल्स ऑन सोशल मीडिया, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हु हैव अ लॉट ऑफ फॉलोइंग, they need to understand their responsibility to their followers कि आप जाएं और आप इन्वेस्टिगेट करें और आप उस पे फिर एक टेक दें, एक whatever that take is. If you like it, you don't like it, if you think that there's a hidden agenda, be my guest. But you have to show that responsibility as a creator with a voice, with a microphone, with followers, that yes you need to do your full research. इंटरनेट के yeah that's आर्टिकल्स पढ़ के, आप इंटरनेट पे प्लॉट लाइन पढ़ के और टीजर दे के आपके पास एक हाफ बेक्ड ओपिनियन आएगा। आएगा, that's true that's Exactly. true। That's my take. हाँ मीरा आपका कोई क्वेश्चन निडाल भाई से तो पूछ ले। मैं जो क्वेश्चन करने वाली थी वो पहले ही वो सब कुछ बोल चुके हैं, इसलिए मैं पूछने वाली थी मेरा क्वेश्चन आपने तो नहीं कर लिया कहीं जब मैं गई हूँ? नहीं मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। बिकॉज मेरा तो यही सवाल था कि people were basically saying कि यार it's a threat to our social and cultural fabric, and you know कि ये गंदगी है and vulgarity है, and it's going to have a negative impact on the minds of the people, and also इस चीज को ये भी कहा जा रहा था कि इसको LGBTQ वो अवार्ड मिला है इसको when it was premiered in US। तो इस पे ये भी बोला गया कि यार इसमें इसको बैक कर रहा है अमेरिका, इसकी मूवी की प्रोडक्शन को, और इसके ऊपर तो बहुत तोहमतें लगी मूवी के ऊपर बेसिकली, व्हिच इज व्हाई इट वाज seen as a content जो कि LGBTQ especially a man and a transgender's relationship वो हाईलाइट हो रहा है, तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर एक गलत बात हो जाती है। तो people were like यार Islamic Republic of Pakistan is not about that, and this is not what आपको हमारे मुल्क की ये पिक्चर नहीं दिखानी चाहिए, और स्पेशली बाहर the outside world and the other countries उनको ये इमेज नहीं मिलना चाहिए। अच्छा मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि एक चीज व्हाट वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन इज आवर टेंडेंसी कि हम लोग सिलेक्टिव हिपोक्रेसी में क्यों पड़ते हैं। ठीक है That is so true, कि man. आपको एक चीज नहीं पसंद आई, ठीक है, आपको LGBTQ नहीं पसंद, गुड, आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है, लेकिन अगर आपको LGBTQ नहीं पसंद और फिर आप उस पे आप एक स्मीयर कैंपेन बनाते हैं और पूरी कौम के अंदर आप आग लगाते हैं, और ऑलरेडी जैसे कि हमारे पास कम मसले हैं इस मुल्क में, इकोनॉमी इज फ्लक्चुएटिंग लाइक एनीथिंग, हम लोग ग्रेट डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं, पूरी दुनिया जा रही है, हम पे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है उसका, एंड देन आपको LGBTQ नहीं पसंद, आप टीवी देखते हैं, आपको वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस का अंबार लगा हुआ है हर ड्रामे में, ठीक है, अफेयर्स का अंबार लगा हुआ है हर कहानी में, ठीक है, आप उस पे कभी भी बात नहीं करते, कभी भी नहीं। कोहेरेंस होनी चाहिए ना, आप कोहेरेंट तो रहें कि अगर आपको एक चीज से मसला है तो फिर आपको दूसरी चीज से भी मसला होना चाहिए, आपको हर चीज से मसला होना चाहिए जिसमें क्वेश्चनेबल ऑब्जेक्शन है अकॉर्डिंग टू रिलीजन, लेकिन जो सिलेक्शन है आपकी
that just tells me कि it is a planned campaign and it is your inner masla, ठीक है, कि okay, this is a conspiracy theory by the West and they are हाँ, trying to harm our kids. 18 प्लस की इस पे रेटिंग लगी हुई है शयान, ना जी लेके जी जाएं बच्चों को, ठीक है, हाँ, नहीं तो लेकिन बच्चे तो लेकिन आउट वहाँ ऑफ द बच्चे आए इक्वेशन हुए हो, थे, सिनेमा में बच्चे ठीक है, आए हुए थे, आए तो हुए ये थे तो सिनेमा क्या? का मसला नहीं, ये सिनेमा का मसला हाँ और पेरेंट्स का मसला है। अगर उस फिल्म पे 18 की हाँ रेटिंग लगी हुई है, बच्चों को नहीं होना हाँ, चाहिए वहां पे, नहीं ठीक होनी है। चाहिए, बिल्कुल, तो दूसरी बात के I totally agree। क्या कहते हैं कि जी, आप अगर आपको एक चीज से मसला है तो आपको दूसरी चीज से भी मसला हो, ठीक है, हम्म आपको कलेक्टिवली अपनी एक स्टैंडिंग रखनी चाहिए एक इशू पे। हम्म लेकिन हम्म, जो लोग मीडिया को, आप फिल्म को बुरा कह रहे हैं, दे मेक मनी फ्रॉम सोशल मीडिया, ठीक है। एग्जैक्टली। अगर आपने डीमोनाइज करना है ना फिल्म को, तो फिर आप डीमोनाइज करें सोशल मीडिया को भी, जिसने आपको करियर्स दिए हुए हैं। यस तो हिपोक्रेसी इतनी सामने है हम सबके, और अपने गिरबान में झांकना सबसे मुश्किल काम है, यस, ठीक है। दैट्स सो ट्रू। लेकिन आप किसी पे जब उंगली उठा रहे हैं, प्लीज प्लीज होल्ड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज somebody who has subscribers, कि इस मुल्क में आग मत लगाएं, डिवाइड मत क्रिएट करें। हम लोग वी आर प्लीज। ऑलरेडी डिवाइडेड बाय कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस एंड वी हैव टन्स ऑफ माइनॉरिटी। और लोगों को प्रीच जब आप कर रहे हैं, तो लोगों को ये लेवरेज दें कि लोगों के पास भी दिमाग है। आप कौम को बेवकूफ ना समझें कि लोगों को मैं बताऊंगा कि ये क्या है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लोग खुद जाएं, पीपल आर इंटेलिजेंट इनफ, यस, उनको बुरी लगती है, दैट्स ट्रू। उनको अच्छी लगती है, दैट इज देयर राइट, गिव देम दैट राइट। उनकी उनसे एजेंसी मत छीने। बिल्कुल। आप जब कौम को कहते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि ये क्या हो रहा है, तो बेसिकली आप कौम को समझते हैं कि डम कौम है, इनके पास दिमाग नहीं है, एंड यू Yeah. स्टीयर देम इन अ डायरेक्शन दैट यू वांट टू टेक देम एज एन इन्फ्लुएंसर। एंड शायद आपका मंजन ही है कि आप इन्फ्लुएंसर है, तो आपका काम ये है लोगों को इन्फ्लुएंस करना। बट व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस यू आर गिविंग? वी आर ऑलरेडी इन लॉट्स ऑफ अदर ट्रबल्स कि हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, हमें जोड़ने की बात करनी है, हमें कंस्ट्रक्टिव बात करनी है, हमें हेट स्पीच नहीं फैलानी। Yeah, that's true। और इस हेट से हमारी माइनॉरिटीज, हमारी कौम डिवाइड होगी। पिछले 1.5 हफ्ते में जिस तरह से इंटरनेट डिवाइड हुआ है, हाँ, और साइडें शदीद चूज वाला। करनी पड़ गई है लोगों को, ठीक है। Yeah, आई डेंट वांट टू एग्जैक्टली। टेक अ साइड। मैं एक मीडिया का बंदा हूं, मैं क्रिटिकल थिंकर हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी साइड पे जाऊं। एंड साइड पे स्टिल जाए। मुझसे लोग पूछेंगे कि आप जॉयलैंड देखने गए तो इसका मतलब है आप प्रो एलजीबीटी क्यों हैं? मैंने कहा मैंने तो ये बात भी नहीं की हाँ, कि जी आप देखने ऐसे ही जा है। रहे हैं। मैंने कहा मैं तो अपना ओपिनियन फॉर्म हम करने पे भी जा रहा हूं हम पे भी ये कि काफी हमें तो, तोहमतें लगी, लेकिन खैर कोई नहीं। बट दैट्स सोशल हाँ, मीडिया गिमिक ना, कि आपको फोर्स या कर दिया गया है कि अगर आप एक या साइड पे हैं या दूसरी साइड पे हैं, दरमियाने रस्ते की, मैाना रवि की, एक बैलेंस्ड अप्रोच हाँ, की का रूम ही नहीं छोड़ा। बिकॉज एक साइड इतनी डिवाइड हो गई है कि दूसरी साइड, जो दूसरी साइड है वो भी बन गई है। इट्स अस अगेंस्ट देम, एंड दैट इज व्हाट आवर हम ना एनिमीज वुड वांट, दैट इज हाउ नेशंस आर डिवाइडेड। हम साइड नहीं लेना चाहते एक्चुअली, हम दोनों ना साइड नहीं लेना चाहते, इसीलिए फिर हमने आपको बुलाया कि एक थर्ड पर्सपेक्टिव आएगा, जिससे हमें सीखने का मौका मिलेगा और हमें एक अलग एंगल समझने का मौका मिलेगा इस मूवी का, जो शायद हमें समझ में नहीं आ रहा। एंड ऑब्वियसली हमारे ड्रामों में तो इनफिडेलिटी भी बहुत ज्यादा दिखाई जाती है, और हर ड्रामे में एक घुसी होती है आजकल, और उसकी सजा जो है वो 73 के आइन के तनाजुर में वो मौत है। लेकिन फिर भी वो लोग देख रहे होते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं उस चीज को। लेकिन द थिंग इज कि मैं थोड़ा सा पॉजिटिव बात करना चाह रहा हूँ इस मूवी के बारे में, और मैं निडाल भाई से पूछना चाहूंगा। निडाल भाई, आपके जो पर्सपेक्टिव है उसमें, आपके ओपिनियन में मूवी का मेन थीम क्या है, जरा ऑडियंस को बताएं हमारी। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द मूवी फॉर यू? फॉर मी द मेन थीम, जिस तरह मैंने शुरू में भी बात की, इट इज अबाउट द फैमिली कम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ सबकॉन्टिनेंट हाउसहोल्ड, जिसके अंदर एक सपोर्टिंग आर्क है। उस कहानी को आगे लेके जाने के लिए आपको एक लाहौर की अंडरबेली दिखाई जाती है, जिसमें एक थिएटर का एक सीन चल रहा है जिसमें हमारा ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है
वो उस स्टोरी को Yeah. आगे लेके जाता है। लेकिन जो मेन थीम है वो तो मुमताज की है मेरे ख्याल से, जो रास्ती फारूक Yes, yes. ने Exactly. व्हाट ब्रिलियंट एक्टिंग Yeah. कि वो एज अ वर्किंग वुमन उसकी क्या स्ट्रगल्स है, और हमारे पास एक बीटा मेल है, जिस तरह आपने बात की, एक स्टे एट होम हस्बैंड है Yeah. जो कि अल्टीमेटली काम करना स्टार्ट करता है, और उसको Yeah. जो कि एक अल्फा मेल नहीं है, और उसके लिए वो क्या जर्नी है थ्रू दैट नैरेटिव उस घर में रहने की। वो बकरे वाले सीन में पता So, it's a लग जाता है family कि ही इज drama नॉट film. एन अल्फा मेल, ही इज नॉट एन अल्फा मेल। वो सीन के अंदर आपको पोर्ट्रे कर दिया जाता है, और उसमें कोई डायलॉग भी नहीं है, लेकिन दे डू पोर्ट्रे इट विद दैट सीन थ्रू एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट। प्लीज कंटिन्यू। And also, coming back to what we just talked about, कि हमें अवाम को ये ऑप्शन देना चाहिए what to watch and what not to watch, what to show their children, what not to show their children. हमें अपनी कौम की इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी कौम की ऐसे ही बढ़ेगी, और हम लोगों में वो इमोशनल इंटेलिजेंस है as parents, as adults. We are living in the 21st century, whether we like it or not. We need to train our kids. We need to train. सबसे पहले we need to train ourselves with these That's challenges, with these controversial themes, where your moral compass lies. You need to understand कि हमारा moral compass भी कोई चीज़ है, क्या हमें ठीक लगती है, क्या नहीं लगती। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट पे चले जाएं। हमेशा बैलेंस की बात करनी चाहिए, हमेशा हमें मियाना रवि की बात करनी चाहिए। दुनिया का हर रिलीजन, हर सोसाइटी जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव सोसाइटीज रही हैं, वो इन्हीं बैलेंस इक्वेशंस पे, कायनात हमारी पूरी बैलेंस पे चलती है। अगर कायनात का बैलेंस इतना सा भी हिल जाए फिजिक्स के लॉज पे भी, तो ये सब कुछ हिल जाएगा। इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस, सो वी मस्ट मेंटेन दैट फाइन बैलेंस। एंड अगेन, it just also begs that philosophical question कि ultimately you have to choose a side, but you have to analyze every angle first, और वो angles आपको तब तक नहीं समझ आएंगे जब तक आप पूरी तरह रिसर्च नहीं करेंगे। तो रिसर्च सबसे पहली तो ये है कि आप फिल्म रिसर्च करें, आप फिल्म देखें जाके, अगर आपको फिल्म से इशू है। उसके बाद आप आके अच्छी लगती है, बुरी लगती है, whatever your take is, it's democracy, हर एक की टेक रिस्पेक्ट की जाएगी। और वो रिस्पेक्ट, और मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। टुडे आई वेंट टू दिस वेडिंग इन द आफ्टरनून, एंड वो वेडिंग जो थी वो रावलपिंडी के आउटस्कर्ट्स में थी, ठीक है, गांव में थी। और उधर मैं बैठा हुआ था, और उधर आई ओवरहर्ड दिस कॉन्वर्सेशन। मेल सेक्शन में मैं बैठा हुआ था, एंड देयर वर दीज यंग लैड्स 20 to 25 की एज ब्रैकेट में। वो इस फिल्म को डिस्कस कर रहे थे, इसकी थीम को डिस्कस कर रहे थे, और उसमें जो उनका एक लड़का था, वो बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा था अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को कि ख्वाजा सराओं के अंदर भी कैटेगरीज हैं। ये सेंसिटाइजेशन हमारी सोसाइटी की टू माइनॉरिटीज, ये मैं आपको तो प्लीज ये याद कराता जाऊं, ये मैं बात याद कराता जाऊं, ये मुल्क माइनॉरिटी के बेसिस पे बना था। मुस्लिम्स वर अ माइनॉरिटी इन द ग्रेटर सबकॉन्टिनेंट। हमारे कायद भी एक माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, इस्माइली तबके से वो बिलोंग करते थे, जिसने ये मुल्क की फाउंडेशंस रखी हैं। हम अपने बच्चों को मैसेज देंगे, अगर हम लोग माइनॉरिटीज की स्टोरीज वेदर गुड और बैड, उनका भी उतना ही राइट है इस मुल्क पे कहानियां सुनाने का, रिप्रेजेंटेशन का। तो अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर आप उनको डिमोनाइज करेंगे ना, ख्वाजा सराओं को। और बाय द वे, ये मैं आपको बताऊं, बिल्कुल, और ये चीज कॉलोनियल माइंडसेट है। ये गोरों ने हमारे अंदर इनसिक्योरिटी डाली है ख्वाजा सराओं के बारे में, कि ख्वाजा सरा जो है वो सिर्फ नाचता है, ख्वाजा सरा वो सिर्फ मांगता है। ख्वाजा सराओं की इंडिजिनियस हिस्ट्री है सबकॉन्टिनेंट में, हजारों साल पुरानी, जिसमें उनका स्पिरिचुअलिटी से, रूहानियत से लिंक है। लेकिन गोरे ने आके हमें बताया कि इसको हमने डिमोनाइज करना है, और वो चीज हमें कंटिन्यू करेगी। जब वो चला भी गया 70 साल बाद भी हमें वो कंटिन्यू कर रही है। कि ये प्लीज, जो भी आपका ये पॉडकास्ट हैं,
प्लीज रिसर्च करें, पढ़ें कि ये लोग बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। जिस रिलीजन के ऊपर आप इन्हें डीमोनाइज कर रहे हैं, आप इनके साथ बैठें, आप इनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे, आपको पता चलेगा कि ये लोग कितने ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। और ये लोग बेसिकली सबकॉन्टिनेंट एंड द ईस्ट हैज ऑलवेज बीन स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। जो वेस्ट का एक नैरेटिव है, एक टेक्नोलॉजी का नैरेटिव है, ईस्ट का बिल्कुल डिफरेंट है। इधर इस्लाम, इधर बुद्धिज्म, ईस्ट के अंदर ये प्रैक्टिस किए जाते हैं जो कि हजारों साल पुराने रिलीजन्स हैं, which are based on spirituality। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि हमें गोरा हमारे अंदर क्या क्या चीजें डाल के चला गया है और अभी भी हम उन चीजों से डील कर रहे हैं। तो एक्चुअली दैट इज द बेस्ट एजेंडा, आयरॉनिकली, कि आप इनको बुरा समझें। एंड वी मस्ट नॉट प्ले इनटू दैट, वी मस्ट थिंक फॉर आवरसेल्फ। हमें जो दिमाग दिया गया, हमें रिसर्च करना, हमें पढ़ना है, अपनी हिस्ट्री पढ़नी है बिफोर मेकिंग जजमेंट्स एंड प्लेइंग गॉड। हाँ बिल्कुल, और मैं आपसे 200% इस पे एग्री करता हूँ। और ऑब्वियसली मुझे और मीरब को भी मोर रिसर्च की ज़रूरत है। और इस पॉडकास्ट से हमने जितना सीखा है आज, मेरे ख्याल से शायद ही हमने कभी सीखा होगा। इट हैज़ बीन अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, इट हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम यू निडाल भाई। एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आज आप आए हैं यहाँ पे और आपने टाइम निकाला और आपने एक हिस्टोरिकल पॉडकास्ट किया हमारे साथ। हमारे चैनल का सबसे बड़ा पॉडकास्ट है ये, इफ यू आस्क मी, क्योंकि जो भी इसको देखेगा वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, जो भी इसको देखेगा। सो आई एम रियली आई एम रियली हम्बल्ड टुडे। सो मेरा आप कुछ कहना चाहते हैं, एनी लास्ट कमेंट्स? As Shayan said, it is one of the most historical and memorable podcasts that we have had ever. And I would say about the whole conversation, about the whole जो हमने बात की, कंक्लूजन उसका यही है कि यार एक मेन बात आ जाती है कि मूवी जिसने भी देखी है वो आपको यही बताएगा, नो इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट relationship of a man with a transgender. No, it is not about LGBTQ. It is not giving you that kind of any kind of that, अगर आपको लगता है कि ये आपके religious point of view से आपके लिए गलत है देखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। From my side, I would say मूवी देखें, मूवी देखनी चाहिए, it is worth watching and then give your point of view. सुनी सुनाई बातों पे, सोशल मीडिया से सुन के, इधर उधर से सुन के, आई वुड से कि यार जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए। एक इंसान है, एक फिल्म मेकर है, ही हैज उसने अपना ब्लड स्वेट एंड टीयर्स यू कैन से इस मूवी पे लगाया है एंड ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी कि प्लीज इस मूवी को देखें। ठीक है, नहीं देखना चाहते वो भी इट्स अप टू यू, बट देन इस तरह से तनकीद करना इज समथिंग दैट इज आई वुड से कि वही निडाल भाई वाली बात आ जाएगी, वो जो लिरिक उन्होंने अभी लिरिक्स बताए ना फारिस शफी के, कि वो हम लोग वही हैं, हाँ वो दुम्बा और वही गुमसुम से ढूंढे। सो आई वुड से कि इवन साइंस आदिक ही पॉइंट्स आउट कि यार ट्रांसजेंडर को नाचते हुए तो हम बड़े शौक से देखते हैं, बट देन व्हेन वी वॉच देम लिविंग अ नॉर्मल लाइफ एज नॉर्मल पीपल तो हम लोगों को तकलीफ होना शुरू। सो द मूवी इज नॉट अबाउट, एक और चीज भी की थी, सॉरी कट कर रहा हूं आपको, कि उन्होंने कहा था कि मेरे जो फादर हैं उनके जो 2 फ्रेंड्स हैं, दे आर फ्रॉम अ रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी एंड दे आर मौलवीज देमसेल्व्स, और उन्होंने ये फिल्म देखी है, दे हैव नो ऑब्जेक्शन विद दिस मूवी व्हाटसोएवर। प्लीज कंटिन्यू नाउ। Yeah, I'm done, like almost done. So I would say कि मूवी बहुत मीनिंगफुल, आप कह सकते हैं एक बहुत मीनिंगफुल स्टोरी है, एक बहुत अच्छी स्टोरी है, एंड आई वुड से दैट वन शुड वॉच इट। मैं बस एक कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहता हूँ, और मैं यही कहूँगा कि इस मूवी में बहुत से सब्लिमिनल मैसेजेस हैं जो कि शायद आपको एक बार देखने में शायद ये मूवी समझ में ना आए, स्पेशली अगर आप एक मीडिया के स्टूडेंट नहीं है, आप ज़्यादा वोक नहीं है। वोक आप हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन
शायद पहली बार आपको ये मूवी देख के आपको शायद वो चीज़ समझ में ना आए। तो मैं तो समझता हूँ ये 3-4 बार देखने वाली मूवी है फॉर मी एंड आई वुड से हाँ, कि पाकिस्तान में बैनिस्तान का जो कल्चर है ना, वो खत्म होना चाहिए। वी शुड नॉट मेक पाकिस्तान बैनिस्तान। That is Afghanistan. why I started this podcast because I love Pakistani movies. I want Pakistani cinema to grow. I want it to flourish. And मैं चाहता हूँ कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं दुनिया की उसके साथ हम टक्कर लें बिकॉज द लेजेंड ऑफ मौला जट से पहले हमारी जो इंडस्ट्री थी वो कुछ और थी और उसके बाद वो कुछ और है लैंडस्केप चेंज हो चुका है एंड we have evolved now and we have to evolve now as far as storytelling is concerned, as far as scripts are concerned, as far as direction and screenplay writing is concerned. हमें अब आगे बढ़ना होगा। शान शाहिद साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दी है कि इधर नहीं जाऊंगा और उधर नहीं जाऊंगा कि जो मूवीज हैं उससे जो है ना हमें हट कर आगे निकलना होगा और आगे बढ़ना होगा। So that requires a lot of research and that requires first of all tolerance. Tolerance होगी तो हम किसी चीज को सीखने की तरफ माइल होंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो that's my concluding remark. निडाल भाई थैंक यू सो मच। पूरा 1 घंटा होने वाला है लेकिन मुझे टाइम का पता नहीं चला क्योंकि आपने जो मुझे सिखाया है आज मेरे ख्याल से वो मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा और मैं देखता रहूंगा इस पॉडकास्ट को बार बार रिपीट करके। तो Both of us. I'll be learning a lot from this and thank you so much। और आपने जब भी आना हो हमारे पॉडकास्ट पे यू आर मोस्ट वेलकम। कोई भी आपने बात करनी हो, अपना ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करना हो, कोई दिमाग में बात आपके फंसी हुई है और आपने आके यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो आप आ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Thank you या so much for having me, and thank you for giving me this opportunity to have this lovely discussion. And just as a closing note, I would reminisce एक और हिस्ट्री के अंदर मैं बात जाऊं। 70 साल पहले जब सादत हसन मंटो जो कि एक स्टोरी राइटर था, उसे तब भी उस पे बैन लगाया गया, तब भी यस क्योंकि उसको सबकॉन्टिनेंट की वो एक पिक्चर नजर आती थी जो जिससे लोग भागते थे, और जब उसने इस सोसाइटी को डीकंस्ट्रक्ट किया तो उसको भी जेल में डाल दिया। अगर आप साइम सादिक के हाँ साथ देखें तो एक्चुअली हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ये कोई नई बात नहीं है या कि जब एक आर्टिस्ट, एक स्टोरी टेलर एक असली अक्कासी दिखाता है मुआशरे की, तो वो हमेशा उसको डीमोनाइज किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज जस्ट हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, एंड वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। बिकॉज आप मंटो के आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ें, उस पे अनफॉर्चुनेटली फिल्म भी बनाई सरमत खुसट साहब ने, कि वो चीजें अभी भी ट्रू हैं। तो we दैट्स must ट्रू। learn from history, but the tragic part is that the only thing that we learn from history is that we don't learn from history. हाँ Exactly. And Saim Sadiq will क्योंकि go down this line amongst the हाँ Mantos and the Ghalibs and the Iqbals, हाँ the great ones, कि वो क्या तब ये बात कर रहा था जब हमें 20-30 साल बाद ये बात जब खुलेगी कि अच्छा 2022 में एक फिल्म आई थी जो इस टॉपिक पे हाँ बात करी थी, एंड मे बी ये फिल्म, मे बी इट इज अहेड ऑफ इट्स टाइम एज वेल, बट यस एवरीथिंग इट इज इज Maybe. बट मे बी एवरीथिंग इज ऑन टाइम। अगर ये कॉन्वर्सेशन, ये क्या कहते हैं, ये मूवी ना बनती, हम लोग ये कन्वर्सेशन ना कर रहे होते, वो ना करते पिंडी में एक मार्की में एक ख्वाजा सराओं की बात ना हो रही होती कि इंटरसेक्स जेंडर क्या है और ख्वाजा सरा क्या है, वो शायद वो बच्चे भी वो बात ना कर रहे होते। तो सोसाइटी ना हमारी करते सेंसिटाइज हो रही है, क्लैरिफिकेशन आ रही है, कंफ्यूजन्स हट रही हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। और आई थिंक ये टैबूज हट रहे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं इस फिल्म की, कि कौम बात कर रही है। तो हमें बात करनी है, हमें बात कर करके, डिस्कशंस कर करके हमें चीज़ों की क्लैरिटी आएगी। आप जब उस टॉपिक को बंद करेंगे, आपके बच्चों को जो भी टेक मिलेगी वो इंटरनेट पढ़ाएगा और आपके बड़े नहीं पढ़ाएंगे। तो हमें ये बातें खोलनी है। अब 2022 है, अब सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। So we need to open these conversations at home instead of the internet teaching us to take a side. एक बच्चा सोचें, 10 साल का बच्चा जब इंटरनेट पे जा रहा होगा और वो ट्विटर पे फॉर एग्जांपल है, या 15 साल का बच्चा, वो कह रहा होगा कि अच्छा अब मैंने एक साइड चूज करनी है कि क्या ख्वाजा सरा अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। और ये बच्चे का लिए सवाल नहीं होना चाहिए। ये पेरेंट्स, Exactly. हमें कॉन्वर्सेशंस अब घर में करनी पड़ेंगी इस फिल्म की वजह से, एंड दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स
ऑफ टाइम ग्रेटेस्ट कि वो फोर्स कर रहा है कि इन लोगों को समझो, रिकॉग्नाइज करो, इनसे बात करो, इनको अंडरस्टैंड करो, बजाय कि इनको आप एक डब्बे में डाल दो और आप कहो कि हराम हराम हराम। सबसे आसान काम है वो, सबसे आसान काम है बिल्कुल। उस डिलिबरेट करना, उसको उस पे एक लेवल हेडेड टेक रखना, क्वेश्चन करना कि ये क्यों है, कि क्या है। ये आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप उस माइनॉरिटी की स्टोरी उनके साथ बैठ के, एंड आई बिलीव ऑनेस्टली अगर इस पॉडकास्ट में एक माइनॉरिटी जिसकी बात इस फिल्म में भी हो रही है, वो भी एक बंदा होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। You वी know? विल ट्राई कि हम लेकर आए उनको भी, एंड फॉर श्योर वी वुड लव टू हैव अ कन्वर्सेशन विद देम, Yeah. क्योंकि हमारा काम ही ये है। तो या सो Thank मैं you. थोड़ा सा बस मैं यही नहीं, थैंक यू सर कि आप आए। एंड मैं यही कहना चाह रहा था कि एनेबलिंग डिस्कोर्स इज इम्पोर्टेंट, एंड यू नो आपकी जो तगो-दो है फॉर रिसर्च और हकीकत तक पहुंचने में, हकीकत क्या है वो तो शायद हमें मौत के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो यहाँ की हकीकतें हैं इस दुनिया की, वहां तक पहुंचने के लिए अभी जो है हमें रिसर्च जो है वो जारी रखनी चाहिए अपनी। And I think it is very important that we don't take a side unless we do our proper research and look at what we are talking about in the first place. तो thank you so much निडाल भाई। इसी के साथ जी आपसे इजाजत मांगते हैं, और मैं हूँ शायान उबैद अलेक्जेंडर। आज निडाल बिन ताहिर हमारे साथ थे, लेजेंडरी स्टोरी टेलर आई वुड से, जिन्होंने आज हमें बड़ा सिखाया, एंड मीरम नमान अलेक्जेंडर मेरी को होस्ट। तो see you soon, hopefully जल्द मिलेंगे।